नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। पम्मी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मैं 3-4 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, पर मैंने सालू को बोल दिया है कि वह 3-4 दिन खाना बनाने के लिए आ जाएगी। सुबह उनका टिफ़िन पैक करके चली जाएगी और आपके लिए नाश्ता, दोपहर का खाना बना देगी। और वैसे भी बस 3-4 दिनों की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी। पम्मी अपनी सासू माँ से एक ही लय में बोले जा रही थी। तभी उसकी सासू माँ सुमित्रा जी रौब झाड़ते हुए बोली, तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं बहू, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया ही रुक जाएगी। अगर वैसे भी अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका, अब वहाँ है ही कौन तुम्हारा, बस खाली दीवारें और खिड़कियाँ बची है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर पम्मी उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ थी तभी आप मुझे कौन सा मायके जाने देती थी। माँ के पास कभी 3-4 दिन भी नहीं रुकने दिया। तब भी मेरी मायके जाने की बात आती तो आपका मुंह फूल जाता था। फिर अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, भले ही मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम चारों बहनें के साथ रहेगा। माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस दिल में तो हमेशा ही रहेगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं हैं, मेरी माँ की यादें भी हैं। केवल खिड़कियाँ दरवाजे ही नहीं हैं, मेरी माँ की खुशबू भी है। हम चारों बहनों ने तय किया है कि हम हर साल 2 बार अपने मायके में इकट्ठी होंगे और माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। इसीलिए मेरी बहनें भी आएगी और मैं भी बच्चों को लेकर आज शाम को जा रही हूँ। पम्मी अपनी चारों बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और ससुराल की इकलौती बहू। वह जब 5वीं कक्षा में थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके अपने पापा को खो दिया। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 4 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल 30 उम्र में लड़कियाँ शादी कर रही है, उस उम्र में उसकी माँ 4 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वह तो पम्मी के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसीलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो चारों बेटियों के साथ उसकी माँ या तो भीख मांगकर गुजारा करती या दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर अपने चारों बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसीलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि पम्मी के कोई भाई नहीं थे, इसीलिए अच्छे घर वाले लोग आते तो थे, लेकिन यही कहकर वापस चले जाते कि बिन भाइयों की बहन है। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि माँ का एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपनी माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ से जन्मे बच्चे हो वही मायका होता है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया था ताकि उनके चारों बेटियाँ उनके जाने के बाद भी अपने मायके की याद में इस घर में हमेशा आती रहे। माँ ने मरने से पहले अपनी चारों बेटियों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूँगी तब यह घर ही तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए तो यहाँ चली आना। चारों बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। खैर, शाम को पम्मी के पति प्रदीप जब वापस से आए तो पम्मी उन्हें चाय नाश्ता कराकर और अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई। बच्चों के साथ में सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही उसने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीज़ करीने से रखी हुई थी, बस थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। पम्मी ने सारे घर की साफ सफाई की और अपनी बहनों का इंतज़ार करने लगी। एक एक करके चारों बहनें आ तो गई और चारों बहनें पहले गले मिली और फिर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर चारों बहनों ने एक साथ कहा कि माँ, हमारा मायका आज भी जिंदा है।
कहते हुए चारों बहनों की आंखों में पानी आ गया। तभी दूसरे नंबर वाली बहन पल्लवी ने कहा कि देखो दीदी, हमारी माँ कितनी मजबूत थी। उनकी मजबूती उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। हाँ पल्लवी, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। यह उनके आत्मविश्वास और ईमानदारी की चमक है, पम्मी ने कहा। तभी तीसरी बहन सेजल बोली, दीदी, आलू के पराठे कितने अच्छे बनाती थी ना। माँ के हाथों में तो जादू था। कितने ही कोशिश की मैंने, लेकिन आज तक माँ जैसे पराठे नहीं बना पाई। जब माँ थी तब मेरे आने से पहले ही माँ पराठे की सारी तैयारी कर लेती थी और फिर गर्मा गर्म इतने मुलायम पराठे बनाती थी कि मैं तो वही किचन में स्लैब पर बैठकर पराठे खाने लगती थी। तभी माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़े होकर मत खा, कमरे से बाहर जाकर आराम से बैठकर खा ले। यह सारी बातें सुनकर सबसे छोटी बहन रिंकू की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वह अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। रिंकू जब 6 महीने की भी नहीं थी तभी उनके पापा उन सबको छोड़कर चले गए थे। तीनों बहनों के ससुराल चले जाने के बाद केवल रिंकू ही तो माँ के साथ रह गई थी। रिंकू और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस ज़मीन को ढूंढा था और फाइनल किया था। तभी बड़ी बहन पम्मी ने अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और बोली, चलो आज यह तुम्हारी पम्मी दीदी तुम सबको माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। लेकिन पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। चाय की शौकीन दूसरी बहन पल्लवी ने कहा, हाँ चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद पम्मी ने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए। तभी पल्लवी ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं लगा देती हूँ। तभी बाकी की दोनों छोटी बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गई और बोली, दीदी हम कुछ मदद करें? दोनों ने पूछा। नहीं, एक तो किचन में 2 ही लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अगर तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी। और दूसरा, तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगे, पम्मी ने कहा। तो दोनों बहनें बाहर जाकर बच्चों को देखने लगी। पम्मी पराठे की तैयारी करते करते सोचने लगी कि जिस दिन टिफ़िन में आलू के पराठा देती थी उस दिन स्कूल में उसे भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि पम्मी का टिफ़िन जैसे ही खुलता था तो सारी फ्रेंड्स उस पर टूट पड़ती थी। जब घर पर आकर यह बात माँ को बताती तो माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि कल से ज़्यादा बना दिया करूँगी। अरे दीदी कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी है और मेरे हाथ आटे से सने हुए हैं, पल्लवी ने कहा। तो पम्मी ने गैस बंद किया और कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू के पराठे बनाने शुरू किए। एक पराठा बनते ही पम्मी ने कहा कि जा पल्लवी, पहले चटोरी रिंकू को बुला ले, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाते हैं, बच्चों को भी बाद में दे देंगे। रिंकू के आते ही पम्मी ने पराठे पर घी लगाया और माँ के हाथों से बना हुआ नींबू का अचार निकालकर पराठे के साथ दे दिया। एक निवाला खाते ही रिंकू बोली, वाह दीदी, एकदम माँ के जैसा पराठा बनाया है। माँ के जैसा तू कभी ज़िंदगी में भी नहीं बना सकती, छोटी कहते हुए पम्मी की आंखों में पानी आ गया। तभी पल्लवी बोली, दीदी यह हर बात पर माँ की इतनी याद क्यों आ रही है? अरे पगली, माँ कभी भूलती है क्या? जब तक सांस है तब तक माँ और माँ की बातें ऐसे ही याद आती रहेगी। चारों बहनों का खाना पीना हो गया तो चारों बहनों ने हॉल में ही चारों के लिए बिस्तर बिछा लिए। बच्चों को पहले ही सुला दिया था। माँ थी तभी पांचों माँ बेटी एक जगह ही सोती थी। तो माँ कहती थी, मेरे बाद भी तुम चारों बहनें ऐसी ही मिलजुल कर रहना, कभी किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेने देने में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले ही मुझे 19-20 का अंतर हो गया होगा, लेकिन प्यार मैं तुम चारों से बराबर करती हूँ। एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। माँ, हम चारों हमेशा ऐसे ही रहेंगे और तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, सबसे बड़ी बेटी पम्मी कहती है।
लेकिन माँ को कहाँ रोक पाई। माँ को हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। पम्मी ने तो सिर्फ माँ का हाल चाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। माँ की आवाज़ सुनी तो उसे माँ की तबीयत कुछ खराब लगी, तो वह तुरंत माँ से मिलने आई और आकर अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में एडमिट करने के बाद उसने अपनी दूसरी बहन पल्लवी को फ़ोन करके बताया तो पल्लवी भी आ गई। कई टेस्ट होने के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया है। तब तक तीसरी बहन सेजल भी माँ से मिलने आ गई थी। डॉक्टर माँ का इलाज शुरू करते उससे पहले ही माँ दूसरी दुनिया के सफ़र पर निकल गई थी। सबसे छोटी बहन रिंकू दूसरे शहर में होने की वजह से उस समय पर नहीं पहुँच पाई थी और जब तक पहुँची तब तक माँ को गहरी नींद में सोए हुए पाया। रिंकू को आज भी इस बात का मलाल था कि वह अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी नींद नहीं आ रही, रिंकू ने कहा तो बाकी तीनों बहनें भी बोली कि हाँ, नींद तो हमें भी नहीं आ रही है। ऐसा कहकर चारों बहनें एक के बाद एक उठकर बैठ गई। दीदी, मैंने पापा को कभी नहीं देखा। जब पापा चले गए थे तब माँ ने कैसे हम सबको संभाला? रिंकू ने पूछा। मैं भी छोटी थी लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोदी में उठाई और हम तीनों को साथ लेकर रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी और हम सबको साथ में लेकर वापस शहर आ गई थी। पम्मी ने बताया तो सेजल बोली, दीदी, माँ रात भर जाकर कुछ पढ़ती रहती थी। हाँ, माँ को पापा की जगह नौकरी जो चाहिए थी। माँ की शादी जल्द हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते पम्मी रोने लगी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमज़ोर क्यों पड़ रही है? पल्लवी ने अपनी बड़ी बहन पम्मी को गले से लगाते हुए कहा। पम्मी दीदी, आपको इतनी पुरानी बातें याद कैसे है? रिंकू ने पूछा तो पम्मी ने कहा कि माँ से ही कभी सुना था। और अब सो जाओ, चलो, मुझे तो अब नींद आने लगी है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल चाची आने वाली है। बेचारी बड़ी परेशान है, कहकर चारों बहनें निंद्रा रानी की गोद में समा गई थी, क्योंकि माँ की गोद तो अब उनके नसीब में रही नहीं थे। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है? सेजल ने तकिए में अपना सर घुसाते हुए कहा और फिर एकदम से उठ खड़ी हुई कि माँ तो अब है ही नहीं। अभी सेजल सोच ही रही थी कि पूजा वाले कमरे से पम्मी बाहर आई। पम्मी ने माँ के जैसे ही सेजल से कहा कि कब तक सोती रहोगी, उठकर फ्रेश हो जा। पल्लवी भी चाय बना रही है, जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक चाय पी चुके हैं, चाची भी आने ही वाली होगी। सेजल दीदी, आपका ससुराल में काम कैसे चलता होगा? आपकी सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं है। बाथरूम से अभी अभी नहा कर आई, अपने बाल सुखाती हुई रिंकू ने कहा। रिंकू, ससुराल अच्छे अच्छों को सुधार देता है, फिर सेजल की तो क्या बिसात है? पल्लवी ने हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी? जल्दी कर। चुपचाप सबकी बातें सुन रही सेजल से पम्मी ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सेजल ने अपने बिस्तर समेटते हुए कहा तो पम्मी बोली, जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। चारों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर दी थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। पम्मी ने अपने चारों बहनों के पसंद को ध्यान में रखकर बेसन गट्टे और भरवा मिर्च बनाई थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को माँ की कभी कमी महसूस ना हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो माँ को बनाया, और जब माँ भगवान के पास चली गई तब बड़ी बहन ही माँ का दर्जा होती है। यह सब सोचकर उसने अपनी तीनों बहन के पसंद का खाना बनाया। और वैसे भी पम्मी ने अपनी छोटी बहन रिंकू को तो गोद में ही खिलाया था, क्योंकि बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्षमयी जीवन से पम्मी को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज़्यादातर परेशानियाँ उसे ही शेयर करती थी। माँ ने मरने से पहले उससे कहा भी था कि पम्मी, तू ही वह डोर है जो मेरी माला के चारों मोतियों को पिरो कर रखेगी। तुम चारों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना।
माँ तू बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो, पम्मी ने कहा। तो माँ बोली कि बेटा, तेरे ताऊ जी हमेशा मुझे यही ताने सुनाते थे कि देखना बिन भाई की तेरी बेटियाँ तेरे जाने के बाद पीहर की दहलीज को तरसेगी। उनको चिढ़ होती थी कि मैं उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। यह सब बातें बाद में करेंगे माँ, मुझे सब पता है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मायका का केवल भाई से ही होता है। मायका तो माँ के जन्मे बच्चों से भी हो सकता है, वह चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। पम्मी ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू ना जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची, माँ ने पम्मी के गाल को सहलाते हुए कहा था। पम्मी ने अपने गाल पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। तभी किचन से बाहर आती हुई पल्लवी बोली, पम्मी दीदी, आटा गूँथ दिया है, जब खाना खाना होगा तब रोटियां सेक लेंगे। हाँ हाँ, चल बाहर चल कर बैठते हैं, अतीत से वर्तमान में लौटती हुई पम्मी ने कहा। तब तक दरवाजे की घंटी भी बज गई। शायद चाची आ गई है। रिंकू ने जाकर गेट खोला। चारों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गई। पम्मी के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। पम्मी के ताऊ जी के 3 बेटे थे और चाची जी का सिर्फ 2 ही बेटियां थी। तो पम्मी के चाची ने ताऊ जी के एक बेटे प्रवीण को गोद ले लिया था। जब चाची ने प्रवीण को गोद लिया था तब प्रवीण को इतनी समझ थी कि उसकी असली माता पिता कौन हैं, तो वह इसीलिए हमेशा अपने माता पिता से ही ज़्यादा प्रेम करता था। प्रवीण की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी, क्योंकि पम्मी को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। चारों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी जी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे को गोद ना लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप चारों बहनों को भाभी जी के संजोए ख्वाबों जैसे आसियानों में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। काश मैं भी भाभी जी की बातों को सुना होता। चाची, आपकी बेटियों को भाई तो मिल गया, हम बेचारियों जैसी बिन भाई की तो नहीं है, पल्लवी ने कहा, क्योंकि पल्लवी का स्वभाव ही ऐसा था कि वह खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना ना रह पाए। तभी पम्मी ने आंखों ही आंखों में पल्लवी को चुप रहने का इशारा किया और अपनी चाची से बोली कि चाची, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह तो वैसे ही कहती रहती है। नहीं पम्मी बेटी, पल्लवी सही तो कह रही है। भाभी जी ने जब मुझे समझाया था तभी मैं यही कहा था कि भाभी जी जितनी बहादुर और हिम्मत मुझ में तो कहीं भी नहीं है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब भाभी जी ने रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था, चाची ने कहा। तो पम्मी बोली, हाँ चाची, आप बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तभी चाची बताने लगी कि भाई साहब की मृत्यु के बाद उसके शव को अपने गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक शपथ पत्र बनवा लाए और लाकर भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो भाभी जी ने कागज़ हाथ में लेते हुए पूछा कि इसमें लिखा क्या है। तभी बड़े भाई साहब ने कहा कि कुछ नहीं, तुम रमन को गोद ले रही हो, बस यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। उन्हें 11 दिनों में घर में खर्च हुआ। एक एक पैसा आपकी माँ ने ही, यानी कि भाभी जी ने ही दिया था। बड़े भाई साहब किसी न किसी बहाने से आपकी माँ से पैसे मांगते रहते थे। जिस भाई ने अपने भाई की अंत्येष्टि में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, वह भला उसकी बीवी और बच्चियों की क्या देखभाल करता। यह बात शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चियां की किस्मत में भाई होता तो भगवान मेरी गोद में 4 बेटियां डालता ही क्यों। चाची, माँ ताऊ जी से बात करती थी? पम्मी ने पूछा। पम्मी, परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई थी, नहीं तो पहले के ज़माने में जेठ और ससुर से कहाँ बातें करते थे। उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। तो छोटी बहन बोली, फिर क्या हुआ चाची? अरे पहले कुछ चाय नाश्ता तो हो जाए, फिर सुनते हैं।
सेजल ने उठते हुए कहा। सेजल बेटी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चाची ने हंसते हुए कहा। तो सेजल चाय बनाकर ले आई। तभी चाय में बिस्किट डुबोते हुए रिंकू ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ था चाची, बताइए ना। तभी चाची बोली कि भाभी जी ने जब रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था तो बड़े भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी कि अगर रमन को गोद नहीं लेगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे, और तेरे पति की नौकरी की जगह दूसरी नौकरी मेरा बेटा रमन ही तो करेगा, और कल पगड़ी की रस्म भी तो होनी है, तो रमन को ही तो पगड़ी बांधेंगे। भाभी जी समझ गई कि अगर नौकरी रमन को मिल गई तो भाभी जी और आप चारों बहनों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, मैं रमन को गोद नहीं लूँगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात तो उसके लिए मैं आवेदन करूँगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। तभी पल्लवी ने पूछा कि चाची, माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत कैसी बनी रही। तेरी जैसी कमज़ोर थोड़ी थी जो हर बातों में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्यों को निभाना जानती थी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी, रिंकू ने कहा। तो पम्मी बोली, तुम दोनों चुप करो, आगे क्या हुआ चाची, वह बताओ ना। आगे क्या हुआ बेटी, बड़े भाई साहब ने व्यंग्यता से कहा कि पगड़ी की रस्म क्या वह भी तू ही पहन लेगी। तभी भाभी जी ने बिना डरे दृढ़ शब्दों से कहा कि हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो। वैसे भी उसकी बच्ची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही तो उठानी है। चाची ने कहा कि पम्मी बेटी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए, क्योंकि पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं। लेकिन भाभी जी ने तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी जो किसी से नहीं डरती थी। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम चारों बहनों को ही दे दिया था, पम्मी ने कहा। तभी चाची आगे की बात बताते हुए बोली कि फिर पता है कि बड़े भाई साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी औरतों की पगड़ी बांधी है जो इसके बंधेगी। भाई साहब ने गुस्से में कहा। तो भाभी जी ने भी कह दिया कि भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रमन को गोद नहीं लूँगी। तभी भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा, अरे तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। तो भाभी जी बोली कि मैं 10वीं पास कर लूँगी। हाँ, सरकार तेरे लिए ही इंतज़ार करेगी कि कब महारानी की 10वीं पास करे और कब उन्हें नौकरी दे। भाई साहब, इसी साल 10वीं पास कर लूँगी मैं, भाभी जी ने कहा। तो बड़ी भाभी जी यानी कि तुम्हारी ताई जी ने कहा कि आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी। माफ़ करना भाभी जी, लेकिन आज तक इस घर में कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है। आपकी माँ ने भी कह दिया। आपकी माँ के सख्त लहजे और आत्मविश्वास में बड़ी भाई साहब और बड़ी भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। तभी पम्मी ने पूछा कि फिर पगड़ी की रस्म का क्या हुआ चाची। तो चाची ने बताया कि बेटी, पगड़ी की रस्म का सारा ठीकरा बड़े भाई साहब ने तुम्हारी माँ के सर पर फोड़ दिया था। फिर तुम्हारी माँ घूंघट निकाल कर सरपंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि रमन की पगड़ी रस्म करो। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं उसे गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। हाँ, अगर सभी पंच यह लिख कर दे कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत थी कि 4-4 बच्चियों की भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब लोग एक एक करके निकल गए। तभी पम्मी ने पूछा कि चाची, माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं? पगली माँ पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने पगड़ी न बांधने का निश्चय किया। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहा था कि अभी जाकर भाभी जी को कह दूं कि वाह मेरी झांसी की रानी, तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर चुप रह गई थी। आपकी माँ जैसी हिम्मत बहुत ही कम लोगों में मिलती है बेटी। हाँ चाची, बिल्कुल सही कह रही हो आप। हम चारों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं हैं। तो चाची बोली
अरे नहीं पम्मी बेटी, आप चारों बहनों में भी अपनी माँ की जैसी ही हिम्मत है। आपकी माँ की हिम्मत आप लोग ही तो थे। भाभी जी आप चारों को अकेले घर पर छोड़कर नौकरी पर जा पाती थी, नहीं तो बेटियों की माँ की फिक्र को एक माँ ही समझ सकती है। आप चारों में भी बहुत हिम्मत है बेटी। भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा हुआ था। तभी आपके ताऊ जी के तीनों बेटे एक तरफ हो गए थे और आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन तभी आप चारों बहनों ने कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। हाँ चाची, रमन भैया तो नाराज होकर चले ही गए थे। कैसे कहकर गए थे कि अगर लड़कियाँ मुखाग्नि दे सकती है तो कंधा भी लड़कियाँ ही दे दे। वही तो, तब रिंकू ने तो बोल भी दिया था कि ना कि आत्मा ना नर है ना नारी। जो बेटे जिंदा रहते माँ बाप का जीवन नरक बना देते हैं, उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को स्वर्ग भला कैसे मिलेगा। हमारी माँ की अंतिम इच्छा तो हम चारों बहनें ही पूरी करेंगे। बहादुर माँ की बहादुर बेटियाँ हैं आप। चाची बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर रखी है, पम्मी ने कहा। तो चाची बोली, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची के हाथों से ही गर्मा गर्म रोटी खा लो। वैसे भी हम औरतों को गर्मा रोटी कहाँ नसीब होती है। क्यों चाची, प्रवीण भैया की पत्नी आपकी बहू, क्या नाम है उसका, बनाकर नहीं खिलाती क्या? पल्लवी ने पूछा। अरे पिंकी, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो मुझे सीधी मुंह बात ही नहीं करती। वह तो बड़ी भाभी जिसके कहने में ही चलती है। उसके दिमाग के टावर को सिग्नल तो वहीं से मिलते हैं। प्रवीण को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप चारों बहनों का माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज चारों बहनें कितनी खुशी से अपनी माँ के बनाए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी प्रफुल्लित हो रही होगी। चाची, यह सब बातें छोड़िए, मैं और सेजल भी रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटियों के हाथ का ही खाना खा लेना। बहुत मिन्नतें के बाद चाची मान गई। पम्मी और पल्लवी ने सबके लिए फटाफट रोटियां सेकना शुरू किया। सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाची ने कहा कि पम्मी, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। आप चारों बहनों को आज एक साथ अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हूँ। आज आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है, फिर चाहे वह बच्चा हो, बेटी हो या बेटा। आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना। चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा। कैसी बातें करती हो चाची, हम 4 नहीं 6 बहनें हैं, पम्मी ने कहा। तो चाची ने कहा कि चलो ठीक है बेटी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, अब मैं चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई थी। चारों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थी। चारों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ओर देखा, मानो कह रही हो कि हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए मिसाल है। तभी पम्मी ने घर के अंदर आते हुए रिंकू से पूछा कि कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है, पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी, क्योंकि रिंकू के ससुराल का सफ़र ही दूर था, बाकी सब तो एक ही शहर में रहने वाली थी। रात को चारों बहनें देर तक बातें करती रही। तभी रिंकू बोली, दीदी 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, और फिर 6 महीने बाद मिलना होगा। हाँ रिंकू, हम अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, कहकर चारों बहनें सो गई। अगले दिन चारों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, आपने सही कहा था कि मेरे जाने के बाद यह घर ही आपकी माँ है। यहाँ आई तो ऐसा ही लगा जैसे आप हमारे साथ ही हो। कहते हुए चारों की आंखों में पानी भर आया। चारों बहनें गले से मिली और फिर 6 महीने बाद मिलने का वादा करके चारों अपने अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।